तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब? बेहतर होगे और आप सभी की पढ़ाई भी बिल्कुल बेहतरीन चल रही होगी। स्वागत करता हूं आज आप सभी की शानदार, मजेदार और बहुत ही दमदार क्लास में प्यारे बच्चों, जिसमें आज हम सभी लोग क्लास 12th की फिजिक्स से रिलेटेड जो चैप्टर नंबर 1 है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसके बारे में पूरा फुल चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए ये इस चैप्टर का वन शॉट पूरा हम लोग देखने वाले हैं, अर्थात प्रत्येक हेडिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ ये क्लास एकदम एनर्जेटिक और पावरफुल क्यों रहने वाली है और बहुत नॉलेजफुल रहने वाली है, अर्थात बहुत चीजें इसमें आप सीखने वाले हो। उसमें से एक और जरूरी चीज क्या है, सब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ प्यारे बच्चों ये आपके लिए वन शॉट क्लास होगी। हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कस तो करेंगे ही, साथ साथ आपको बताएंगे किस प्रकार सब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करना है, किस प्रकार लिखना है, उन बातों के बारे में भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। प्रश्नोत्तर आसान भाषा में लिखने सीखें, किस प्रकार सब्जेक्टिव प्रश्नों की भाषा को लिखना चाहिए, इस तरीके के बारे में सीखेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में तो हम लोग मैक्सिमम अंक प्राप्त कर सकते हैं, बहुत आसान होता है अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, उन्हें हल करना बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है। लेकिन सब्जेक्टिव प्रश्नों में हम लैंग्वेज को लिखना काफी कठिन समझते हैं। कुछ बच्चे रट करके बहुत ज्यादा उसको बार बार पढ़ पढ़ करके मतलब सीखते नहीं है और फिर एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो उन्हें वो चीजें जो उन्होंने याद की थी घर पर वो एग्जाम हॉल में याद नहीं आती हैं। तो क्या हम सारे सब्जेक्ट को याद कर रट करके पहुंच सकते हैं एग्जाम हॉल में? बिल्कुल भी नहीं है। हमें उनके कॉन्सेप्ट सीखने होंगे, बल्कि हर एक सब्जेक्ट को सीखना होगा, समझना होगा, तब हम उसे लंबे समय तक अपने मस्तिष्क में याद रख सकते हैं और बहुत विधिवत, बहुत सरल भाषा में खुद से शब्दों को बना करके एट द पॉइंट हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी चीज को हम आप सभी के सामने बताने वाले हैं कि किस प्रकार अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपसे प्रश्न उत्तर लिखना बहुत आसान हो जाएगा। फिर आपके 90%, 95% अंक जो आप आशा कर रहे हो खुद से कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर पाओगे। परिणाम आपका बहुत बेहतर होगा, रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो स्वागत करते हैं आप सभी का। मेरे शेर सरनिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे प्यारे बच्चा पार्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे टीपू सुल्तान जुड़ चुके हैं। सभी का वेलकम है। जय श्री राम, राधे राधे, नमस्तुभ्यम। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस क्लास को आज सब लोगों के पास तक पहुंचाइए ताकि जो बच्चे छूट गए हैं कि पिछले वीडियो लेक्चर्स नहीं देख पाए हैं, फिर भी वो यहां आकर के कुछ ना कुछ बातें जरूर सीख पाएंगे। वैसे तो हम यहां पर थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। जो बच्चे पिछले वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे उन्हें वो ये क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी, बहुत ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी, रिवाइज हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं देखा है पिछले वीडियो लेक्चर्स, उन्हें इस क्लास में ये पता हो जाएगा कि हमें क्या क्या वास्तव में पढ़ना है और क्या क्या चीजें सीखनी कितनी मजेदार है, वो चीज जरूर पता चलेगी। फिर उसे डिटेल में पढ़ने के लिए आप पिछले वीडियो लेक्चर्स में जा सकते हैं। और एक खास बात मैं आप सभी को बताने वाला हूं, किस प्रकार आपको नोट्स भी बनानी चाहिए और किस प्रकार की हैंड रिटन नोट्स जो मेरे द्वारा लिखी गई है वो आपके पास तक पहुंचेगी। आपके पैनल पीडीएफ जहां पे अपलोड होते हैं वहीं पर पूरे चैप्टर की नोट्स भी अपलोड की जाएगी एप्लीकेशन पर, तो आप उससे बेहतर तरीके से पूरे चैप्टर को पढ़ पाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपलोड कर दिए गए हैं और उनमें से आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। टेस्ट भी आप लोगों का अपलोड किया जाएगा, लेकिन वो समय आने पर। फिलहाल हम लोग जो चीजों पर डिस्कस कर रहे थे कि आपको पैनल पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा रहा है और हैंड रिटन नोट्स भी अपलोड की जाएगी और टेस्ट भी आप सभी को अपलोड किया जाएगा। आज जो लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न हम लोग हल करेंगे, जो सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वो लघुत्तरी प्रश्न भी होंगे और दीर्घोत्तरी प्रश्न भी होंगे। उनमें से कुछ प्रश्न मैं आप सभी को घर के लिए भी हल करने के लिए दूंगा, जिन्हें आप लिख करके स्वयं से जांच कर सके कि हाँ ये सही है कि गलत है। वैसे आपके पास पैनल पीडीएफ होंगे, पिछले वीडियो लेक्चर्स होंगे, जिनके द्वारा आप देख करके खुद से सही या गलत का फैसला कर पाओगे, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो और पैनल पीडीएफ में सही गलत का मिलान करके आप खुद से उस प्रश्न का उत्तर लिख पाओगे। चले प्यारे बच्चों, तो क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। कोई भी बच्चा अब ज्यादा कमेंट्स नहीं करेगा, ठीक है? उससे पहले एक विशेष जानकारी आप सभी को देना चाहूंगा। साइंस बैच 2025 की लॉन्चिंग हो चुकी है। अगर आप क्लास 12th में 2025 में बोर्ड एग्जाम में बैठना चाहते हैं और बैठ रहे हैं, तो आपके साथ साथ अपने मित्रों को भी यह बात बता दीजिए कि टारगेट बोर्ड, जो कि यूट्यूब का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए, वो चाहे क्लास 10th हो, 11th हो या 12th हो, तो आप सभी के लिए टारगेट बोर्ड लेकर के आया है बिहार की बेस्ट फैकल्टी के साथ साइंस बैच 2025, जिसे ऐसे डिजाइन किया गया है जिसमें आप सभी को बहुत बेहतरीन सुविधाएं मिलती हैं। क्या क्या
क्या मिलती है? तो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलता है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, होमवर्क मिलता है, डाउट सेशन भी आप सभी का लिया जाएगा और क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स आपको भेजे जाएंगे और एग्जाम मॉड्यूल प्रिपरेशन, मतलब कैसे एग्जाम में बैठना है और किस प्रकार का एग्जाम का जो आता है एग्जाम मतलब क्वेश्चन पेपर, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जिस प्रकार का आता है ठीक उसी प्रकार के हम लोग गेस्ट पेपर बना करके आप सभी के साथ सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम मॉड्यूल प्रिपरेशन भी करवाएंगे। ऐसे नहीं हम लोग टॉपर दे पाए हैं, क्लास 10th में हो और चाहे क्लास 12th जो आने वाला वर्ष है उसमें आप सभी लोग जरूर टॉप करोगे। ना सिर्फ टॉप करोगे बल्कि वो बच्चे भी 90%, 95%, 92% लेकर के आएंगे जो अपने आप को अभी केवल 60%, 50% या 75%, 70% में खुद को समझ रहे हैं। वो बेहतर अंकों से उत्तीर्ण होंगे, लेकिन उन्हें भी मेहनत करना होगा क्योंकि मेहनत का सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। यह बात हमेशा याद रखिएगा। और प्यारे बच्चों, सबसे खास बात, बिहार बोर्ड का सबसे न्यूनतम प्राइज और सबसे उत्कृष्ट कोटि की शिक्षा आपके सामने प्रस्तुत करती है टारगेट बोर्ड, क्योंकि टीम आपके सामने प्रस्तुत है। आप डेमो क्लासेस देख सकते हो। हम बोलने से ज्यादा करने पे विश्वास करते हैं। 1250 रुपए में, मात्र 1250 रुपए में आप सभी को ये सुविधाएं दी जाती हैं। 1250 रुपए में प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। हो चुका आगाज रण का, अब बिहार बदलने की तैयारी और जीत तो हमारी निश्चित है क्योंकि हमारा आपका सबका है संघर्ष जारी। ठीक है, आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं अगर कोई समस्या आ रही हो तो। वैसे तो बहुत आसान है, आप प्ले स्टोर पर जाइए और टारगेट बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर सारे बैचेस दिख जाइए, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है कि सर 1250 रुपए बहुत कम है। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम यह है कि यह भी मेरे लिए ज्यादा है। तो प्यारे बच्चों, उन लोगों के बारे में सोचिए जो लोग फुटपाथ पे हैं, जिनके कहीं विकलांग है, कोई किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं है, वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। अगर आपको ईश्वर ने कुछ दिया है, आपके पास ईश्वर ने हाथ पैर सब कुछ सही सलामत है, तो आप लोगों को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। अर्थात आप जीतने के लिए आए हो, आपको दूसरे के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरे के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। खुद से आप कर सकते हो, खुद से मेहनत कर सकते हो। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने उन मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए जो मोहल्ले की कुंज गलियों में टहलने के लिए गए हुए हैं, नजारा देखने के लिए गए हुए हैं। उन्हें बता दीजिए, ना कोई शिकवा होगी, ना कोई बहाना होगा। आनंद सर की फिजिक्स वाली क्लास में शाम के 6 बजे जलूल जलूल आना होगा। ठीक है, शाम के 6 बजे जलूल जलूल आना होगा। तो स्वागत करते हैं। कॉपी और पेन उठा लीजिएगा और जो बातें बताया जाए उन्हें नोट करते हुए चलिएगा। स्क्रीन पे केवल और केवल आनंद सर की वीडियो दिखनी चाहिए और कुछ भी आपके आसपास नहीं होना चाहिए। चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि हम फिजिक्स को बोझ बना के नहीं पढ़ाते हैं, आपको सिंपल वे में सारी चीजें सिखाई जाती हैं। कुछ बच्चों के कमेंट्स ये भी थे कि सर मान लो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। आवेश एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र आवेश का एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। बच्चों के कुछ डाउट ये थे कि सर जो हल करने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं हम उन्हें कैसे याद करेंगे। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप उनको याद नहीं कर सकते। मैंने कभी नहीं कहा कि आप इन सब चीजों को याद कर पाओगे। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स सीखो। ये क्लास 12th है, कितनी चीजें याद करके एग्जाम हॉल में बैठोगे। आपको कॉन्सेप्ट याद करने हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है, 4 ऑप्शन याद करने। ये चीज कभी नहीं याद की जाती है। आपको सही उत्तर का चयन अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर करना है। कहा गया आवेश का एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। अब आवेश का एक खोखले गोले के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र मतलब E की वैल्यू 3 स्थितियों में निकाल के आप सभी को हमने डिटेल्ड में पढ़ाया था। गोलीय कोष के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। कोई ठोस चालक गोला भी हो सकता है, तब भी उसके पृष्ठ पर ही आवेश वितरित हो जाएगा, बीच में नहीं रुकेगा। क्योंकि चालक होता है तो ठोस चालक गोला होगा तो ऊपर जरूर आ जाएगा। अचालक भी नहीं होगा, लेकिन अचालक अगर पदार्थ है तो उसमें नहीं होगा, उसमें आवेश अंदर भी रह जाएगा। तो अगर गोलीय कोष में आवेश इस प्रकार वितरित है तो इससे उत्पन्न r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूरी कहां से नापी जाती है? तो केंद्र से नापी जाती है। ठीक, इसके पृष्ठ पर और इसके भीतर 3 जगह पर हम लोगों ने उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाला था। यहां पर पूछा है
आवेश का एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। कहां पर उत्पन्न नहीं करता? किसी आंतरिक बिंदु पर मतलब इसके भीतर, किसी बाहरी बिंदु पर मतलब बाहर, 2 मीटर से अधिक दूरी पर, 2 मीटर से अधिक दूरी पर जाए या 5 मीटर से अधिक दूरी पर उत्पन्न नहीं करता। तो बाहर अगर हम वैद्युत क्षेत्र देखें, अगर हम दूर दूर बढ़ते जाएं तो वैद्युत क्षेत्र धीरे धीरे घटता जरूर जाएगा, लेकिन होता है भले न्यूनतम मात्रा में हो। अर्थात ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। हमसे पूछा है कि उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र नहीं करता, मतलब कहां पर वैद्युत क्षेत्र एकदम नहीं उत्पन्न करता? तो किसी बाहरी बिंदु पर, बाहरी बिंदु पर यहां तो निकाले थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान आया था। किसी आंतरिक बिंदु पर, क्या किसी आंतरिक बिंदु पर जब हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र निकाला था कितना आया था? तो आप कहेंगे E बराबर 0 आया था, मतलब आंतरिक बिंदु पर उत्पन्न नहीं करता। इस प्रकार से आपको प्रश्नों का उत्तर देना है, ना कि रट करके देना है। कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि आपने क्या चीज सीखी थी, उसका ऑब्जर्वेशन करना है। इसके लिए मेहनत ही एक रास्ता है, बाकी कोई रास्ता नहीं। आप रट करके 60% 70% मार्क ला सकते हो। इससे मैक्सिमम अंक प्राप्त करने के लिए आपको मैक्सिमम मार्क प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन मेरे पास कोई भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बात समझ गए? वेरी गुड। तो आप सभी को ये बातें याद रखनी है, ध्यान देना है मेरी बताई गई बातों पर, तभी आप सही से डिस्कस कर पाओगे। ओके, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आने वाला है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको भी हल करके बताओ। फिर मैं वन शॉट पूरा एक तरफ से सारी चीजें बताते हुए चलता हूं। एक आवेशित गोलीय चालक में वैद्युत क्षेत्र, एक आवेशित गोलीय चालक में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? एक आवेशित गोलीय चालक में वैद्युत क्षेत्र, क्या कह रहे हैं? गोले के भीतर शून्य होता है, गोले के बाहर भी शून्य होता है। ये क्या सही है? गोले के भीतर शून्य होता है, गोले के बाहर तो शून्य नहीं होता, मतलब ये तो गलत है ना। भीतर तो शून्य होता है लेकिन बाहर शून्य नहीं होता। गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ कम होता है। जी हाँ, दूरी बढ़ने के साथ वैद्युत क्षेत्र कम होता है। लेकिन अभी एक चीज और देखो, और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गोले के भीतर शून्य होता है, ठीक है, शून्य होता है, तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता जाता है। क्या सूत्र में यही आया था? हाँ, एकदम एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समान ही इसका आंसर आया था। इसका सूत्र प्राप्त हुआ था E = 1/4πε0 Q/r²। अब इसका देखें तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, दूरी के वर्ग क्रमानुपाती है। अर्थात प्यारे बच्चों, अगर दूरी को बढ़ाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र घटेगा, तो दूरी के वर्ग के साथ कम होता है, ना कि दूरी के साथ घटता है। दूरी के साथ नहीं, दूरी के वर्ग के साथ घटता है। तो सी ऑप्शन तो सही लग रहा है। डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गोले के भीतर अधिकतम होता है। अरे कहां अधिकतम होता है गोले के भीतर? गोले के भीतर तो शून्य होता है वैद्युत क्षेत्र, अर्थात डी ऑप्शन नहीं होगा, ना ए होगा ना बी होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को रीड करके ही आपको पढ़ना है। कल आपकी ऑब्जेक्टिव की क्लास हुई थी, जितनी भी क्लासेस हैं सब आपके यूट्यूब पर अपलोड हैं, सारे लेक्चर्स आप देख सकते हो। मैंने न्यूमेरिकल के 4 पार्ट पढ़ाए हैं, 17 वीडियो लेक्चर में मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है, और एक ऑब्जेक्टिव क्लास आपकी हुई है, और आज हो रही है सब्जेक्टिव क्लास। चलते हैं अब वन शॉट आप सभी का हम लेना शुरू करते हैं। भाई सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। कोई भी कमेंट आपको इस बात का नहीं करना है कि सर इस जगह पर थोड़ा सा हमें डाउट है, क्योंकि ये वन शॉट है और वन शॉट में हम थोड़ा सा स्पीड में जरूर चलेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो डिटेल में पढ़ाई गई सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो शुरुआत करें एक बार। कितने बच्चे हमारे साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से माइंड को एकदम मस्तिष्क को एकाग्र करके हमारे साथ जुड़ चुके हैं? कोई भी मन में गिला शिकवा नहीं है, सारी बातें भूल चुके हैं। आज दिन भर जहां कबड्डी खेले, मैच खेले, क्रिकेट खेले, क्या क्या किया उन्होंने, वो सब चीजें भूल चुके हैं और सिर्फ इस समय एकाग्र हैं आनंद सर के साथ फिजिक्स सीखने के लिए। तो यस सर कमेंट में लिख करके भेजिएगा ताकि हम क्लास को शुरू कर सकें। चले, देखो ये नाइंसाफी है, 650 बच्चे हैं और 400 के करीब लाइक्स हैं। ये मेरी मोटिवेशन को क्यों कम किया जाता है? 600 बच्चे अगर एक नए बच्चे को जोड़ेगा तो मुझे लगता है 1000+ बच्चे जुड़ जाएंगे। थोड़ी सी भावनाओं को समझो, थोड़ी सी तो भावनाओं को समझो, इनका महत्व दो, थोड़ा सा रिस्पेक्ट और बढ़ा दो। आपके लिए तो सब कुछ है, मेरे लिए आप सब कुछ हैं। ठीक है, चलते प्यारे बच्चों। लेकिन आप सभी को यह काम करना है, जल्द से जल्द क्लास को शेयर कर दीजिए, जल्द से जल्द क्लास को शेयर कर दीजिए। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें सबसे पहले बात होती है वैद्युत आवेश के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। जल्दी से क्लास को शेयर करिए, जल्दी से क्लास को शेयर करिए भाई। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में,
तो वैद्युत आवेश के सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज तो हम बहुत स्पीड में चलेंगे क्योंकि पूरी चैप्टर को हम लोगों को डिस्कस करना है और बहुत ही कम समय में डिस्कस करना है, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से जरूर बोलूंगा। ठीक है, वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है प्यारे बच्चों, तो मैंने इसकी डिफिनीशन सिखाई थी आप सभी को। अब मैं यहां पर डिफिनीशन कुछ लिखूंगा नहीं, सारी बातें ज्यादा से ज्यादा बातें मैं बोलूंगा। वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है। ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है ठीक उसी प्रकार उस वस्तु में आवेश होता है। आप कहेंगे आवेश वो निगेटिव और पॉजिटिव किसी भी रूप में हो सकता है क्योंकि आवेश दो प्रकार का होता है। तो हम आवेश की परिभाषा कुछ इस प्रकार से बनाते हैं कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव भी करता है। आप लोग ने सोचा होगा कि सर वैद्युत क्षेत्र का नाम लिए तो क्या वैद्युत आवेश जो होता है जिसे हम लोग Q से प्रेजेंट करते हैं, जिसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, या तो Q से या कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी प्रकार लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, किसी भी प्रकार लिखा जा सकता है। तो ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, किसी पदार्थ का गुण है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी पदार्थ की, किसी भी वस्तु की, किसी भी एटम की, कि उसमें आवेश होता है। तो आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव भी करता है। विद्युत क्षेत्र के बारे में तो पढ़ा, लेकिन सर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में नहीं पढ़ा। तो स्थिर आवेश जब होगा तो वो कभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा, वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन जब आवेश गति करने लगता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो आवेश, इसका मात्रक क्या होता है, तो आप सभी का जवाब होगा सर इसका मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इसको किसने खोजा था, गिलबर्ट ने 1600 ईस्वी में, सबसे पहले किसने, थेल्स ने 600 ईस्वा पूर्व, फिर गिलबर्ट ने 1600 ईस्वी में इसके बारे में कुछ रिसर्च की थी। उसके बाद 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसकी खोज की। पतंग उड़ा के उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, ऐसा मैंने सॉन्ग भी गाया था। क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने, जब बादल खूब कड़क रहे थे, हवाएं खूब तेज चल रही थी, तूफान अपना कहर दिखा रहा था, उस समय बेंजामिन फ्रैंकलिन सर पतंग लेके निकले प्रयोग करने। ये एक साइंटिस्ट का दिमाग है, पागल टाइप का होता ही है, समझते हैं साइंटिस्ट तभी वो रिसर्च कर पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने क्या किया, रिसर्च में अपने ऑब्जर्वेशन किया कि इस कड़कती बिजली में भी बहुत चार्ज होता है, आवेश होता है। इस प्रकार से उन्होंने प्रकृति में पाई जाने वाले आवेश के बारे में भी चर्चा की थी। लेकिन वास्तव में कहा जाता है अगर वो ये प्रयोग किए होते तो उनकी डेथ हो गई होती। लेकिन अब क्या सही है क्या गलत है, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करना यहाँ पर कोई बात चर्चा का विषय नहीं है। हमें यह जानना है कि हाँ उसमें भी आवेश होता है, बिजली में बहुत सारा आवेश होता है ना। किसी के ऊपर गिर जाती है बिजली तो उसकी डेथ हो ही जाती है, क्योंकि बहुत पावरफुल होता है वो। ठीक है, बहुत ज्यादा चार्ज होता है। इस वजह से हम लोगों ने बेंजामिन फ्रैंकलिन के भी वो प्रयोग को सीखा था। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने ही बताया था कि जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और कितने मात्रक हमने बताए थे, तो स्थैत कूलाम भी होता है। कितना क्या होता है, स्थैत कूलाम होता है। ये एसआई मात्रक है, ये एसआई मात्रक है और ये सीजीएस मात्रक है। ये सीजीएस मात्रक है, स्थैत कूलाम। और क्या सीजीएस मात्रक होता है, फ्रैंकलिन भी होता है, उन्हीं के नाम पर बताया गया था, उन्हीं के नाम पर बताया गया था। कभी कभी पूछ लेता है कि एक कूलाम में कितने स्थैत कूलाम, तो याद रखिएगा एक कूलाम बराबर प्यारे बच्चों होते हैं, एक कूलाम बराबर होते हैं 3 गुणे 10 की घात में 9 स्थैत कूलाम। 3 गुणे 10 की घात में 9 स्थैत कूलाम होते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी होंगी। इनको सीख कर, थोड़ा सा समझ कर, कायदे से अगर आप थोड़ा सा एक्टिविटी करके पढ़ते हो तो आपको वो चीजें लंबे समय तक याद रखती हैं। बहुत बहुत आभार 700 से अधिक बच्चों को जोड़ने के लिए। लेकिन अभी भी उम्मीद मेरी है, अभी ये जो मेरा लालच है वो बढ़ता जा रहा है। मेरा एक ही चीज का लालची हूं कि 700 प्लस बच्चे जुड़े हैं, ये 800-900 में तब्दील हो तो ज्यादा अच्छा है। कल ऑब्जेक्टिव की क्लास में 800 से अधिक बच्चे थे, तो आज क्या 900 बच्चे नहीं जाने चाहिए, 1 शॉट है। बहुत सारे बच्चे आने चाहिए, जरूर आने चाहिए। एक कूलाम बराबर 3 गुणे 10 की घात 9 स्थैत कूलाम होता है। और हमने क्या सिखाया था,
फैराडे सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो फैराडे होता है। एक फैराडे बराबर कितने कूलाम होते हैं? एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं? तो 96,500 कूलाम होते हैं। ये चीजें, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। इन्हें कोई सिखाने नहीं आएगा, इन चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। कूलाम हो गया। और क्या ऐसा ही मात्रक हो सकता है? Q बराबर IT से, Q बराबर अगर IT से हम लोग इसका मात्रक निकालें तो ये I का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। इसका मात्रक एम्पियर इनटू क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ये भी मात्रक हो जाएगा, ठीक है, ये भी मात्रक हो जाएगा। ये आवेश से संबंधित सारी चर्चा है जो मैं आप सभी को बता रहा हूं। आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव, मतलब प्यारे बच्चों क्या? धनावेश। एक धनावेश होता है और ऋणावेश होता है। इन चीजों को याद रखिएगा, मैंने चित्र बना के सिखाया था ये चीजें, ठीक है, चित्र बना के आप सभी को चीजें सिखाया था। और इसी प्रकार का आपको नोट्स भी पहुंचेगा। आप सभी को दिखा देना चाहूंगा कि आप सभी को नोट्स कुछ इस प्रकार से पहुंचेगा, ठीक है। आप सबको नोट्स ये देखिए, धनावेश प्रतिकर्षण कांच की छड़ लटकाई जाती है, बोनट की छड़ लटकाई जाती है। तो ऋणावेश, धनावेश किस प्रकार से, तो इस प्रकार का नोट्स आप सभी को एप्लीकेशन पर अपलोड किया जाएगा जो कि मेरे द्वारा हैंड रिटन है, ठीक है। वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं किस प्रकार की होती हैं? तो प्लस Q वाले से बाहर की ओर, माइनस Q का होगा तो अंदर की ओर। सारी चीजें मैंने हिंट करके नोट पॉइंट में भी लिख दिया है। परीक्षण आवेश क्या है उसकी भी डिफिनेशन लिखी हुई है। वैद्युत बल रेखाएं किस प्रकार बनाती हैं? ऋणावेश में, धनावेश में, और ऋणावेश धनावेश दोनों हो तो किस प्रकार वैद्युत बल रेखाएं होंगी, इनके बारे में भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। ये सारे प्यारे बच्चों आप सभी के लिए, ठीक है, पूरा अच्छे से आप सभी को समझाया गया है इसमें हैंड रिटन नोट्स में, जो कि मेरे द्वारा लिखी गई हैं। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, सीखना कैसे दिशा हम लोग निकालते हैं। कूलाम के नियम से हमें दिशा नहीं प्राप्त होती है, इसलिए उसका सदिश स्वरूप बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। ये सारी चीजें प्यारे बच्चों आप सभी को नोट्स में अवेलेबल कराई जाएंगी, ठीक है। ये PDF नोट्स आप सभी को भेजे जाएंगे चैप्टर वाइज, ठीक। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। ये टीचर्स के द्वारा लिखा गया होगा, जैसे मेरे द्वारा ये लिखा गया नोट्स है, ठीक है। ये मेरे द्वारा लिखा हुआ नोट्स है, ये मेरे द्वारा लिखा हुआ नोट्स है। क्लियर है? ये सब चीजें आप सभी को ओके। तो प्यारे बच्चों ये आवेश से संबंधित बात हो गई। आवेश संरक्षण का सिद्धांत हम लोगों ने फिर पढ़ा था। आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं, ये सेकंड वीडियो लेक्चर आया था आवेश के गुणधर्म से संबंधित। क्या होते हैं आवेश के गुणधर्म, क्या होते हैं आवेश के गुणधर्म? आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश की निश्चलता हम लोगों ने पढ़ी थी। आवेश की निश्चलता क्या कहती है कि गति करते समय द्रव्यमान का मान बदलता है लेकिन आवेश नहीं बदलता। ये आवेश की निश्चलता प्रकट करती है। दूसरी चीज आवेश संरक्षण का सिद्धांत था। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। किसी भी बॉडी में अगर बहुत सारा आवेश है, Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है, बहुत छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के कोई वस्तु बनी हुई है, और उन सभी छोटे परमाणुओं में ये छोटे छोटे परमाणु हैं जिनमें ये आवेश है Q1, Q2, Q3। अगर हम उन आवेशों को, उन परमाणुओं को हिलाएं डुलाएं, एक दूसरे से वो परमाणु टकराएंगे तो क्या उनके आवेश कम हो जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं। सभी आवेशों का योग सदैव बराबर होगा, सभी आवेशों का योग सदैव बराबर होगा। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, सभी आवेशों का योग जो है वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे हम कैसी भी स्थिति में कर लें। सभी आवेशों का जो योग रहेगा वो नियत रहेगा। आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है। उसके बाद हम सभी ने आवेश का क्वांटीकरण सीखा था। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? देखो ये वन शॉट वीडियो है, अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है तो बाद में आप लोग सब्जेक्टिव क्लास देख सकते हो। एक एक चीज मैंने वहां पर क्लियर की थी। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? Q इक्वल टू NE। तो आपको ये फार्मूले प्यारे बच्चों याद रखने हैं। Q बराबर NE आवेश का क्वांटीकरण, और आवेश से संबंधित Q बराबर IT। ये सूत्र आपको याद रखने, कई बार इन्हीं दो फार्मूले से रिलेटेड प्रश्न भी पूछ लेता है एग्जाम में। ये आवेश का क्या होता है? क्वांटीकरण होता है। इसे क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण बोलते हैं, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्लियर है? आवेश का क्वांटीकरण।
हाँ, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर नोट्स कब तक मिलेगा। देखो नोट्स आपको कब तक, क्या कल अपलोड हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कल आप सभी को अपलोड हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इस नोट्स को आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस नोट्स को आप पढ़ने के लिए यूज करें और ज्यादातर आप लोग नोट्स रेगुलर बनाए, जो मैं रोज पढ़ाता हूं पैनल पीडीएफ से, आप लोग उसको नोट करते हुए चले, क्योंकि खुद से बनाई हुई नोट सबसे ज्यादा बेहतरीन होती है। तो आप लोगों को जो रेगुलर पढ़ाया जाए, आप हर एक सब्जेक्ट का नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि हमारा वादा है, हमारा विश्वास है कि आप सभी अगर ऐसा कर रहे हो तो हमें 95% प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, अगर आप मेहनत कर रहे हो, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आपको 95% प्लस लाने से। इस बात का विश्वास रखो, खुद से यह वादा करो कि हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, खुद को कमजोर समझने लगोगे, कमजोर होते जाओगे। खुद को मेहनत वाला मेहनती व्यक्ति समझने लगोगे, मेहनती बनते जाओगे। अगर सफलता पहाड़ है तो आप भी माझी बनो। ठीक है, हथौड़े से तोड़ दो उसे। अगर माझी ने पहाड़ को हथौड़े से तोड़ा था तो आप अपनी मेहनत से उस रिकॉर्ड को तोड़ दो 95+ लाने का। अगर आप 75% आंक रहे हो ना, तो उसको 95 में बदल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बदलेगा, इतिहास बदलते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Q बराबर NE, यहां पर N क्या है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, N बराबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब कहेंगे सर ये आवेश का क्वांटीकरण है का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता क्या है? तो मैंने सिखाया था कि किसी वस्तु को हमें भाई आवेश कैसे स्थानांतरित किया जाता है, आवेशन की विधियां हम लोगों ने सीखी थी, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियां। ठीक है, किसी वस्तु को अगर हम रगड़ें या किसी दौड़ाएं, है ना, तो उसमें आवेश किस प्रकार से स्थानांतरित होगा, और अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश जा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस मतलब मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। ये ई क्या है सर? तो इस ई को प्यारे बच्चों बोलते हैं मूल आवेश, मूल आवेश बोलते हैं। ये मूल आवेश क्या होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, वो भी कैसा? तो आप कहेंगे ऋण आवेश होता है। याद रखिएगा, ये चीजें सब याद रखने वाली हैं। ऋण आवेश होता है। अगर हम किसी वस्तु को रगड़ें, प्रेरण द्वारा आवेशित करें, सब चीजें बताई गई हैं, तो उसमें आवेश जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनका मतलब पूर्ण गुणज होगा। कभी ऐसा नहीं कि 1/2 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, हम ऐसा कभी नहीं भेज सकते। कभी हम आधी चीज, आधा आवेश नहीं भेज सकते। हमेशा मूल आवेश का पूर्ण गुणज जाएगा, मतलब या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लेकिन 5/3 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। 5/3 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, ये चीज याद रखिए, 5/3 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो यह है आवेश का क्वांटीकरण, इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि किसी भी स्थिति में आवेश का स्थानांतरण भिन्नात्मक रूप में नहीं हो सकता है। आवेश का स्थानांतरण सदैव मूल आवेश के गुणज के रूप में होगा। या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे दूसरी वस्तु में, या तो 5 या 25, लेकिन 5/3 5/7 ऐसा आवेश कभी एक वस्तु से दूसरे में नहीं स्थानांतरित होगा। क्लियर है? बात समझ गए होंगे। ये सारी बातें हो गई आवेश से संबंधित, ये सारी बातें हो गई आवेश से संबंधित। आइए इसके बाद आप सभी को सिखाया गया होगा वैद्युत बल के बारे में हम लोग पढ़े थे। वैद्युत बल, कूलाम का नियम हम लोग सीखे थे। बोलो यस और नो। आप कहेंगे सर हम लोग कूलाम के नियम के बारे में पढ़े थे, कूलाम सर ने हमें क्या पढ़ाया था? कूलाम का नियम, ठीक है, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ हम लोग सीखे थे। ठीक है, कूलाम्स लॉ हम लोग सीखे थे। कूलाम्स लॉ इन्होंने किस बारे में बताया था हमें? तो वैद्युत बल के बारे में प्यारे बच्चों बताया था। वैद्युत बल के बारे में, वैद्युत बल मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। मैं समझता हूं कि मैं थोड़ा सा स्पीड में हूं आज, लेकिन ये वन शॉट है, इस बात को याद रखें, ये वन शॉट है प्यारे बच्चों। अभी तो लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी आप सभी को समझाना है कि ऐसे लिखना है। ठीक है, वो चीज भी आप सभी के लिए मैंने लिख रखी है, आप सभी को देखने को मिलेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी ने 800 से अधिक बच्चे जोड़े हैं, बहुत बहुत आभार। लेकिन ये लालच बढ़ता जाएगा, मेरे अंदर की एक बहुत कमजोरी है, कमजोरी नहीं ताकत है, ये लालच होना, ये मेरे अंदर की ताकत है कि मैं और अधिक बच्चों को बिहार के जोड़ना चाहता हूं। और ये मुझे आप सभी से जो प्यार मिलता है, जो सपोर्ट मिलता है, वो अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है।
और इसका मैं क्या बताऊं, जो भी है मेहनत करने के लिए मजबूर कर देता है। आइए समझते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम सर ने बताया, एक चीज ये जान लो, इंटर जो पढ़ रहे हो बहुत अच्छी चीजें पढ़ रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी देखो कितना ज्यादा उजाला है ना। हम लोग लाइट में ही, ये इलेक्ट्रिक लाइट के भरोसे ही पढ़ा पा रहे हैं, रात में क्लासेस चल रही हैं, है ना। तो ये सब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है, लेकिन उसकी शुरुआत आवेश से होती है। और मूल आवेश, फंडामेंटल क्वांटिटी, हमने सब कुछ आप सभी को बहुत अच्छे से बेसिक से सिखाया है पहले लेक्चर से। जिन बच्चों को ये क्लास कम समझ में आ रही हो, पूरे वीडियो लेक्चर्स जरूर देखना। आपके, मैं कहता हूं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसान भाषा में मैंने पढ़ाने का पूरा प्रयास किया हुआ है। अब आगे समझते हैं कूलाम का नियम। कूलाम सर ये कहते हैं कि अगर प्रकृति में, ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड की मैं बात कर रहा हूं, कहीं भी दो आवेश रखे हैं, मैंने दो आवेश मान लिए Q1 तथा Q2, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी लगभग r है। दो आवेश कहीं पर रखे हुए हैं, गति नहीं कर रहे हों। अगर गति करने लगेंगे तो कूलाम का नियम लागू नहीं होगा, यह बात हमेशा याद रखिएगा। कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए है। स्टैटिक्स पढ़ रहे हो, स्थिर बिंदु आवेशों के लिए यह याद रखिएगा, कभी गतिशील नहीं। स्थिर बिंदु आवेशों के लिए, स्थिर बिंदु आवेशों के लिए यह बात याद रखें, स्थिर बिंदु आवेशों के लिए। ठीक है, हमें टाइम पर भी ध्यान देते रहना है, क्योंकि बहुत कम समय होगा सारी चीजें समझने के लिए। स्थिर बिंदु आवेशों के लिए, अच्छा, तो कूलाम का नियम यह कहता है कि दो अगर स्थिर बिंदु आवेश हैं तो उनके बीच जो लगने वाला बल है, जो उनके बीच लगने वाला बल है, वैद्युत बल, ठीक है, वो अनुक्रमानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के। ये इन्होंने अपने प्रयोगों में देखा। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम सर ने अपने प्रयोगों में देखा। जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। नियतांक के रूप में हम स्मॉल k लिख सकते हैं, k Q1 Q2 अपान में r²। तो ये होता है वैद्युत बल का फार्मूला। अब कुछ बच्चों को वैद्युत बल का फार्मूला, वैद्युत बल है तो इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक में कभी नहीं कंफ्यूज होना। वैद्युत बल कहे, चुंबकीय बल कहे, गुरुत्वीय बल कहे, स्प्रिंग बल कहे, या साधारण न्यूटन वाला बल कहे, किसी भी बल की चर्चा हो, हमेशा इनके खानदान का मात्रक क्या होगा, न्यूटन ही होगा। ये न्यूटन सर की वजह से इतना बड़ा नाम, न्यूटन सर का मैंने बायोग्राफी आप सभी के सामने 11th में उल्लेख किया था। फर्स्ट चैप्टर जो गुरुत्वाकर्षण का था, वहां पर बहुत, या न्यूटन के गति विषयक नियम ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से न्यूटन सर की बायोग्राफी डिस्कस की थी। थोड़े से उनके समरी के बारे में आप सभी को बताया था, उनकी जीवन शैली कैसी रही। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। त्याग और तपस्या के प्रतीक है, ये होता है। ठीक है, चलो, तो ये चीजें आप सभी को सीखने, नो डाउट यहां भी हम आप सभी से सिर्फ डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं होना। यहां भी हम बहुत सारी बातें आप सभी के, फैराडे सर की जीवनी के बारे में बात करेंगे, एडिसन सर की जीवनी के बारे में बात करेंगे, निकोला टेस्ला सर की जीवनी के बारे में बात करेंगे। बायोग्राफीज जो मैंने पढ़ रखी है, जितना मुझे आता है, जो मेरे पास नॉलेज है, वो मैं सब देने की प्रयास करूंगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। F इक्वल टू k Q1 Q2 अपान में r²। अच्छा, F इक्वल टू, प्यारे बच्चों, क्या होगा, स्मॉल k की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/4πε0 कैपिटल K Q1 Q2 अपान में r²। ये होता है कंप्लीट फार्मूला। ये विस्तृत फार्मूला है, व्यापक फार्मूला है। अच्छा, यहां पर इस टोटल की वैल्यू क्या होती है, तो वायु के लिए अगर हम बात करें, वायु के लिए बात करें तो 1/4πε0 कैपिटल के, वायु के लिए इसकी टोटल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ यहां पर ε0 क्या है, ε0 क्या है, तो निर्वात की विद्युतशीलता है। ये मैं बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि लिखने वाला काम ज्यादा करेंगे तो कुछ पूरा नहीं होगा। निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो वो क्या होता है, 8.85 × 10⁻⁻12। ये इसका मात्रक क्या निकलेगा, तो कूलाम स्क्वायर इधर भेज देंगे, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका ये मात्रक भी होगा। इसी से हम विमा भी इसके निकाल लेते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए याद रखना, मात्रक याद कर रखना, और विमा निकालना हमने सिखाया था, आप निकाल सकते हो, इसी में वैल्यू रख दो। कूलाम मतलब आवेश की विमा AT होती है। आवेश की विमा क्या होती है, AT होती है, यहां पर लिख सकते हो, आवेश की विमा AT कहां से निकाला गया है, तो इसी से Q बराबर IT से आवेश की विमा AT निकाला गया। ठीक है, तो मेरे बच्चों यहां पर यह हो गया। वैद्युतशीलता होती क्या है, तो वैद्युतशीलता किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युतीय गुण का विरोध करता है, मतलब वो विद्युत होना नहीं चाहता,
विद्युत होना नहीं चाहता, उसका विरोध करता है, वो उसकी विद्युतशीलता होती है। ठीक है, कई बच्चों का ये डाउट रहता है हमेशा। ठीक है, एप्सिलॉन क्या होता है प्यारे बच्चों? केवल एप्सिलॉन, तो ये माध्यम की विद्युतशीलता होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इसे बोलते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता होती है। ठीक है, माध्यम की विद्युतशीलता, याद रखिएगा इस बात को, माध्यम की विद्युतशीलता होती है। ठीक है, पूरा हम नहीं लिख रहे हैं। इसके बाद रिलेटिव परमिटिविटी होती है, आपेक्षिक विद्युतशीलता जिसे बोलते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी सफिक्स में स्मॉल आर लिखा रहेगा। ठीक है, इसे रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। यही कैपिटल के बराबर भी होता है, परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, उसके बराबर भी होता है। और यहां पर इसकी वैल्यू क्या होती है? तो एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों के अनुपात के बराबर इसका मान होता है। ये भी चीजें याद रखना, कई बार इन पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है वो क्या है। ठीक है, ओके। के की वैल्यू वायु के लिए क्या होती है? 1 होती है। अन्य माध्यमों के लिए के की वैल्यू क्या होती है? 1 से बड़ी होती है। और धातुओं के लिए के की वैल्यू क्या होती है? अनंत होती है। सब चीजें मैंने सिखा दी है। ये है प्यारे बच्चों कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आराम से लिख सकते हैं। ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा लिखेंगे। फिर अगले कंडीशन में हम लोग क्या लिखते हैं कि माना दो आवेश Q1 तथा Q2 हैं जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, तब कूलाम के नियम के अनुसार लगने वाला वैद्युत बल लिख दीजिए। ठीक है, यही पूरा एकदम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब सही होगा। क्लियर है? आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेंगी इनकी, ये सब वैल्यू याद रखी जाती है। ठीक है, बहुत सारी वैल्यू हैं जो आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। वैद्युत बल रेखाओं से संबंधित प्रश्न भी है तो हम लोग उसको भी सीखेंगे। ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं क्या होती हैं, कहीं भर किसी पर भी वैद्युत क्षेत्र जुड़ा होता है। बहुत 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 अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 850 बच्चे जुड़े हुए हैं, हमें लग रहा है 900 के ऊपर हम लोग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब धड़कने बढ़ा देते हो आप लोग, है ना। वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। वैसे मैंने प्यारे बच्चों बहुत चीजें आप लोगों के लिए लिख भी रखी हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के बारे में कैसे प्रश्नोत्तर लिखे जाते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आइए समझाते हैं। देखो देखो मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा आप सभी को कैसे प्रश्नों को लिखना है। देखो जैसे ये प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न है। देखो ये लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्न में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दें, इसके एसआई मात्रक को लिखें। आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दें, इसके एसआई मात्रक को लिखें। और सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे बाहर कहीं भी कभी भी प्रश्न आने वाला नहीं है। बोर्ड एग्जाम में आपके इससे बाहर प्रश्न नहीं आने वाला है 100%। मैं एक चीज की आप सभी को गारंटी देता हूं, 100% आप सभी के सारे 100% नहीं लिख रहे हैं, 99.9% लिखेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों सर कह रहे हो? क्योंकि जब डेटॉल वालों को इतना भरोसा नहीं है जो कि सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है, उसे डेटॉल द्वारा 99.9% कीटाणु मारे। ठीक है, किसी भी सरफेस पर के हैंड वॉश पे जब वो लोग 99.9% कहते हैं, मतलब 0.1% उन्हें भरोसा नहीं है, तो हम भी कह रहे हैं भाई 99.9%। आप सभी के बोर्ड पेपर यहीं से बनने वाला, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला। खैर मजाक था। ठीक है, 100% प्यारे बच्चों, 100% मैं बोल रहा हूं, आप सभी के यहां से प्रश्न नहीं जाएंगे। अच्छा, एक बार थोड़ा सा प्रश्न पूछने की भाषा अलग थोड़ी सी चेंज हो सकती है। जैसे यहां लिखा हुआ है आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे, इसके एसआई मात्रक को लिखे। हो सकता है ऐसा पूछे कि आवेश घनत्व क्या है, इसको समझाइए। आवेश घनत्व क्या है इसको समझाइए और इसका मात्रक लिखे, बस इतना पूछ सकता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा लैंग्वेज को मिक्स कर सकता है, थोड़ी सी बदल सकता है भाषा। बाकी सारे प्रश्न यहां से रहने वाले हैं 100%। इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो चलिए, तो समझ गए। वन शॉट हम लोग भाई कहां पर पहुंचे थे? वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। कहां पढ़ रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? तो इसे सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इंतजार करें, सारी बातें बताएंगे भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कोई परेशान नहीं होगा, बस क्लास को शेयर करते रहिए, मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए। बहुत धुआंधार क्लास होगी, धमाकेदार क्लास होगी, बम विस्फोट होता रहेगा, लेकिन इसको बढ़ाते रहिए, मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए, मेरी ताकत को बढ़ाते रहिए, मेरी ऊर्जा जो है वो लगातार बढ़ते जाइए। ठीक है, ओके।
सर बायो में इस बार क्वेश्चन बहुत हार्ड था। हार्ड तब होता है जब हमें चीजें नहीं आती। मैं कहता हूं, मैंने कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे, कुछ बच्चों को बहुत कठिन, सर कठिन क्वेश्चन थे। मेरे पास जो क्वेश्चन बैंक है उसमें सरल थे, और उसके 8 ही 10 क्वेश्चन आपके साथ मिले। तो मैंने कहा 8-10 जो मिले ना, मैंने 20 कराए, 10 मिले, आधे मिले और आपको आधे करने। लेकिन ये जो 10 सीख लिए, इन 10 से आप लोगों का इतना फायदा होगा, इतना फायदा होगा कि भविष्य में क्वेश्चन लगा सकने का फायदा पहली बात तो। और जब कठिन चीज बना लोगे तो अपने आप आसान तो बन ही जाएगा। अगर आप 5 मीटर जंप मारना सीख जाओगे तो 2 मीटर बताओ बनेगा कि नहीं? 2 मीटर फांद जाओगे कि नहीं फांद जाओगे? यस और नो, कमेंट में मुझे ये जवाब देना। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो। अगर आप 5 मीटर जंप लगाना सीख गए, अगर 5 मीटर जंप लगाना सीख गए तो 2 मीटर तो चुटकियों का खेल है। ऐसे आंख बंद करके कह दो बताओ नहीं, रस्सी चाहे जहां बांध दो हम कूद जाएंगे, इतना तो कह दो हमारी चाल हो गई है। 5 मीटर सर ने उछालना हमें सिखाया है, तो 2 मीटर तो हमारी आंख बंद करके चलते ही हैं हम। तुम कहीं भी बांध दो रस्सी, हम उछल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहने का अर्थ है, खुद से समझ सकते हो, जब हम कठिन प्रश्नों को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, और अभी हमारे पास समय है। एक बात समझो, जब आपके एग्जाम आएंगे प्यारे बच्चों, तो मैं आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन बहुत अच्छे से कराने वाला हूं, और सरल सरल प्रश्नों पे जो एग्जाम से रिलेटेड होंगे वहां पर फिर केवल मैं एग्जाम वाली ही बातें करूंगा। फिर आपको कठिन पढ़ने की आपको खुद नहीं जरूरत है, क्योंकि अब समय नहीं है, आपको एग्जाम के लिए खूब जल्दी जल्दी तैयारी करनी है। तो अभी हमारे पास समय है, तो क्यों ना हम सारी चीजें सीखें। सीखना चाहते हो कि नहीं? यस और नो? अगर सीखना चाहते हो तो कहोगे बिल्कुल सही, है ना? बहुत अच्छा। तो ये चीजें आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिसिटी को ई से प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र? तो वैद्युत क्षेत्र वह होता है, कहीं पर भी कोई अगर आवेश रखा होगा, कहीं पर भी कोई आवेश रखा होगा, तो ये अपने चारों ओर क्या बनाता है? एक क्षेत्र बनाता है, एक फील्ड बनाता है। और इस फील्ड के भीतर कोई भी अन्य आवेश आएगा तो इसके वैद्युत प्रभाव का क्या करेगा? वो अनुभव करेगा। इसलिए डिफिनीशन में बोला जाता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश या आवेश बोल दो, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, कोई दूसरा आवेश जब इनके फील्ड में इंटर करेगा, कोई दूसरा आवेश जब इनके फील्ड में इंटर करेगा, तो इसके विद्युतीय प्रभाव का वो क्या करेगा? अनुभव करेगा, है ना? तो अनुभव करेगा, तो उसे उस बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। डिफिनीशन कैसे लिखनी है? किसी बिंदु आवेश के या किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश उस आवेश के विद्युतीय प्रभाव का अनुभव करता है, उसे उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर से समझो, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर के, अन्य आवेश इसके वैद्युतीय प्रभाव, इस आवेश के विद्युतीय प्रभाव या वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, उसे उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे उस आवेश का क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इसे ई से डिनोट करते हैं। एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे आती है? तो इसका फार्मूला ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट होता है। इससे भी हम एक परिभाषा बनाते हैं। 2 परिभाषाएं वैद्युत क्षेत्र की होती हैं। एक तो इस जो साधारण तरीके से बताइए, और दूसरा इसको हम क्यू नॉट को अगर क्यू नॉट बराबर 1 मान लें, ये क्या होता है? धन परीक्षण आवेश होता है। इसकी भी चर्चा मैंने की थी। धन परीक्षण आवेश, इसे टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलते हैं। इसे हमने और एक नाम दिया था, आवारा आवेश। ठीक है, आवारा आवेश मैंने याद रखने के लिए प्यारे बच्चों बोला था, आवारा आवेश। ठीक है, आवारा हवा का झोंका हूं, निकला हूं पल दो पल के लिए। ठीक है, तो आवारा आवेश फ्री चार्ज, मैंने मतलब मजाक करने के लिए, ऐसे याद रखने के लिए, थोड़ी चीजें आपको बर्डन ना लगे, ऐसा थोड़ा सा उस तरह के वर्ड होते हैं, याद रहते हैं। तो ये मैंने कहा था। और अगर इसको मैं 1 मान लूं तो ई बराबर क्या होगा? फिर ई बराबर हो जाएगा एफ। ई बराबर क्या हो जाएगा? एफ, क्योंकि क्यू नॉट को 1 मान लिया। तो हम ये कहते हैं कि किसी आवेश, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक कूलाम का आवेश जितने वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके भीतर कोई अन्य आवेश, मान लो इस बिंदु पर जिसके भीतर कोई अन्य आवेश उस बिंदु पर जितने वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। सत्यम राजपूत जी, ठीक है, धन्यवाद भाई। चलो अच्छा, ई बराबर एफ, ई बराबर एफ। अच्छा,
ये हुआ। इसको जब हम लोगों ने हल किया था एकल बिंदु आवेश के कारण, मान लो Q कूलाम का रखा है, उससे r दूरी पर किसी बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ Q0 रख करके हम लोगों ने हल किया था, तो ये बराबर आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q अपान में r स्क्वायर। या सीधा सीधा इसको शॉर्टकट में हमेशा लिखा करो तो ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, E इक्वल टू K Q अपान में r स्क्वायर। इस टोटल क्या लिखते हैं, K लिखते हैं, Q अपान में r स्क्वायर। इसकी टोटल वैल्यू क्या होती है, 9 × 10 की घात 9 होती है, 9 × 10 की घात 9 होती है। ये सूत्र आपके वैद्युत क्षेत्र से संबंधित हो गए। ठीक है, अब ये वैद्युत क्षेत्र बनता कैसे है और वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इससे संबंधित आपको कई बातें बतानी जरूरी हैं। आइए समझते हैं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं जिन्हें, या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी इन्हें बोलते हैं, या इन्हें ही क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोला जाता है। मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूं और आप लोग इंग्लिश को लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं स्पेलिंग नहीं लिखता हूं। इसलिए नहीं लिखता हूं क्योंकि प्यारे बच्चों मुझे इंग्लैंड से आए हुए 4-5 साल हो गए, इस वजह से मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है। ठीक है अंग्रेजी मेरी थोड़ी कमजोर है। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इसे बोलते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है तो धन परीक्षण आवेश जो कि हम Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं, यह जिन वक्र पथों पर गति करता है उन्हें वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, उन्हें वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। लिखूंगा नहीं क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए लिखने वाला काम ज्यादा करेंगे तो वन शॉट उसे नहीं बोलेंगे, फिर वो डिस्क्रिप्टिव क्लास हो जाएगी। बोल रहे हैं समझ लो, जो लोग बच्चे पढ़ चुके हैं वो रिवाइज हो रहा है उनके लिए, ये होता है वन शॉट। समझते हो ना, वन शॉट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ फ्लो में सारी बात को रिवाइज कर लेना। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन परीक्षण आवेश जिन वैद्युत वक्र पथों पर गति करता है उन्हें वैद्युत रेखाएं कहते हैं। अब मैं तो सोचो एक वन शॉट वीडियो ले रहा हूं, हर एक चीज को बोलते चला जा रहा हूं, धारा प्रवाह है ना, एक एक चीज को आपको समझाते हुए भी थोड़ा बहुत चल रहा हूं, बाकी स्पीड से बतानी हो एक एक डिफिनीशन तो मैं बोलता चला जाऊं। ठीक है, पूरे चैप्टर को एक तरफ से खा जाऊं। ठीक, और वो चीज आपको भी मैं सिखाने के लिए प्रयास करता हूं कि आप सभी को भी कुछ रटना नहीं है, समझ करके वो चीज आपको हमेशा याद रहेगी। समझ करके जब लिखोगे तो आपको कुछ याद नहीं करना है बल्कि डिफिनीशन बना लोगे। कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र प्यारे बच्चों फैला हुआ, ये आवेश है और वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, मान लो ये धनावेश है। ठीक है, जैसे हम धन परीक्षण आवेश को भेजेंगे, तो धन परीक्षण आवेश क्या करेगा, इस पर बाहर, ये आवेश क्या करेगा, इस पर बाहर की ओर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, क्योंकि समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश मतलब विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश क्या मतलब, ये प्लस तो ये भी प्लस, ये माइनस तो ये भी माइनस। विजातीय मतलब क्या, एक प्लस तो दूसरा माइनस हो, तो उन्हें विजातीय आवेश कहेंगे, अनलाइक चार्ज पार्टिकल कहेंगे। हम कहते हैं कि लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो यहां पर इस प्रकार से जैसे ही Q0 जाएगा तो इस पर बाहर की ओर धक्का लगेगा, क्योंकि धन परीक्षण आवेश मतलब धनावेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, बाहर की ओर बल लगाएगा, तो वैद्युत बल की दिशा किधर होगी, ये। और वही वैद्युत बल की दिशा, वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ही वैद्युत बल की दिशा होती है। और जो वैद्युत बल रेखाएं ये जो बना रहे हैं, इन्हीं वक्र पथों पर ये क्या गति कर रहा है, ये धन परीक्षण आवेश गति कर रहा है, तो ये धन वैद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, बात समझ गए, ये चीज मैंने सिखाई थी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे, मतलब अपने अपने उसमें लिख करके, ठीक है, बहुत अच्छे से परिभाषा दे रहे हैं। सर आवेश का मतलब जितना ठिकाना उस पर कोई मतलब नहीं ना। ठीक है, ओके। तो वैद्युत बल रेखाएं के गुण क्या हैं, लिख भी रखे हैं। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, ठीक है, कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक तो इस लाइन पर स्पर्श रेखा, एक इस लाइन पर स्पर्श रेखा, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा 2 हो जाएंगी, जो कि हम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक वैद्युत बल रेखाओं का गुण ये भी है। पहला तो ये है कि किसी भी वैद्युत रेखा में किसी भी बिंदु पर
खींची गई स्पर्श रेखा, मान लो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दें तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी। तो किसी वैद्युत बल रेखा पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पे समाप्त हो जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पे क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश में समाप्त हो जाती हैं। ये सारी चीजें सिखाई। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 की वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। दूसरा, वैद्युत बल रेखाएं, पहला तो ये आप लिख लिए कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पे समाप्त हो जाती हैं। वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। जैसे देखो यहाँ पर कभी काट नहीं रही हैं, कभी भी काटती नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उस बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी तो 2 वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। ऐसा स्पष्टीकरण भी दे सकते हैं। वैद्युत बल रेखाएं लंबवत उठती हैं, लंबवत उठती हैं। जैसे यहां से उठेंगी तो कैसा? लंबवत, परपेंडिकुलर उठेंगी, अपने बिंदु से वो लंबवत उठेंगी। आवेश से लंबवत वैद्युत बल रेखाएं उठती हैं और लंबवत ही समाप्त होती हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी हो जाती है। वैद्युत बल रेखाएं लंबवत उठती हैं और लंबवत ही समाप्त होती हैं। ये बात याद रखिएगा। वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती हैं। ये भी चीज सिखाया था। तो 5 प्रॉपर्टी हो गई, लगभग 5 ही प्रॉपर्टी मैंने लिखाई भी थी वैद्युत बल रेखाओं से संबंधित। चलिए इसके बाद आगे चर्चा करते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। आप सभी को सिखाया गया था, यस और नो, क्योंकि टाइम भी हो रहा है बहुत ज्यादा, है ना, वो भी चीजें सीखनी है भाई। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में सिखाया गया था, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है मेरे प्यारे साथियों। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। कौन बच्चा इसको कमेंट कर सकता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है। कौन बच्चा इसको कमेंट कर सकता है भाई? इसको लिख करके भेज सकता है कि वैद्युत बल रेखाएं, वो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। मैंने सिखाया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? 2 आवेशों से मिलकर के बना होता है। 2 आवेशों से मिलकर के बना होता है। 2 विपरीत प्रकृति के परंतु समान परिमाण के आवेश, या कह लो 2 समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, एक प्लस तो दूसरा माइनस, एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर रखे हों, बहुत अल्प दूरी पर रखे हों। इनके बीच की दूरी क्या हो? बहुत कम हो। लेकिन उस बहुत कम दूरी को हम 2l मानते हैं। परिभाषा बनाने के लिए वहां पर हम लोगों ने सीखा था 2l क्यों मानते हैं? क्योंकि हम इसके कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षी स्थिति में भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, और किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, व्यापक बिंदु पर। ये सारी चीजें आपको सिखाई गई। डिस्क्रिप्टिव पूरा, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीन प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखा गया है। एक अच्छी स्थिति में, दूसरा निरक्षी स्थिति में, मतलब एक एक्सियल पोजीशन में, दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एंड थर्ड है एट एनी पॉइंट। किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो, ये सब हम लोगों ने सीखा। तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा होती है 2 समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के। समान परिमाण है, देखो, एक Q कूलम, दूसरा Q कूलम। हम ये 2Q या 3Q नहीं लिख रहे हैं। अगर 2Q और दूसरा 3Q तो वो वैद्युत द्विध्रुव नहीं बनाएंगे। 2 समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। आई कैन रिपीट, इसे रिपीट कर दे रहा हूं भाई। वैद्युत 2 समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसा बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसके बाद हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सीखा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जिसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सीखा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। वेक्टर P ये सदिश राशि होती है, इसकी वैल्यू होती है Q इंटू 2l, क्योंकि हमने इसको बताया था परिभाषा में। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है कि दो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि यह सदिश राशि है। इसकी दिशा किधर होती? सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ठीक है। दिशा हमेशा याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, धन आवेश की ओर, धन आवेश की ओर। एक बात याद रखिएगा कि यह विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा हमेशा। आघूर्ण जो होगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगा। ये बात याद रखिएगा।
विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है। विद्युत क्षेत्र अगर धनावेश से ऋणावेश है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ऋणावेश से धनावेश की ओर होगा, विपरीत होता है। ठीक, इसके कारण हम लोगों ने अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो फर्स्ट अगर आप अच्छी स्थिति में हमें बता दीजिए सूत्र, अच्छी स्थिति का सूत्र बता दीजिए, कौन बताएगा? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति का वैद्युत क्षेत्र, इसका मात्रक क्या होता है भाई? मात्रक आवेश का कूलाम होता है इंटू दूरी का मात्रक मीटर होता है, कूलाम इंटू मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका जल्दी से बताइए भाई, इसका जल्दी से अच्छी स्थिति का सूत्र बताइए। तो अच्छी स्थिति का सूत्र क्या होता है? E इक्वल टू हम लोगों ने प्रूफ किया था के 2p अपान में r क्यूब, के 2p अपान में r क्यूब प्रूफ किया था, r दूरी पल्ले करके सब कुछ बहुत अच्छे से। दूसरा प्यारे बच्चों बता दीजिए जल्दी से, निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? ठीक है, निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? जिन बच्चों ने ये चीज नहीं देखी है प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं वो निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विस्तृत वहां पर डेरिवेशन किया है गया है, 1 घंटे में एक डेरिवेशन हो पाया था। तो अब वहां पर मैं 1 घंटा यहां नहीं पढ़ा सकता, मैं यहां पर सूत्र बता सकता हूं। रिवीजन क्लास होती है, 1 शॉट का मतलब होता है रिवीजन क्लास, पूरा केवल एक तरह से मन में सारी बातों का अध्ययन कर लेना। डेरिवेशन कराने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा और बड़ा आसान है, बता दूंगा शॉर्टकट। तो ये हो गया निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कितना आया था? E इक्वल टू 1/4πε0 ना लिखो, केवल के लिखो, के की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0। ठीक है, P अपान में r क्यूब। ठीक, ये r क्यूब के देखो व्युत्क्रमानुपाती है, यहां पर ये याद रखिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों किसी भी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकाली गई थी, किसी भी बिंदु पर अगर निकालना हो, इस सूत्र में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, किसी भी बिंदु पर वो कितना आया था? तो वो कहेंगे E इक्वल टू आया था के P अपान में r क्यूब और फिर अंडर रूट में 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये सारे सूत्र प्यारे बच्चों आप सभी लोग याद रखें, ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र हैं। ये क्या है? तो ये है वैद्युत द्विध्रुव। ये क्या है? ये है वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये तीनों सूत्र आपको याद रखने हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसका डेरिवेशन किया था। इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के बलयुग्म का आघूर्ण आप सभी को सिखाया गया था। ठीक है, बलयुग्म का आघूर्ण सिखाया गया था, टार्क जिसे बोलते हो, बलयुग्म का आघूर्ण आप सभी को दिखाया गया था। ठीक है, ये सिखाया गया था बलयुग्म का आघूर्ण टार्क, ये कितना होता है? तो आप सभी लोग समझते हो, मैंने इसे लिखाया भी था, सिखाया भी था। टाउ से डिनोट करते हैं, एक बल गुणे लंबवत दूरी लिखते हैं। तो यहाँ पर टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा सूत्र आया था। मैं केवल सूत्र का चर्चा कर रहा हूं। अब इसको देखो, ये जो लिखा हुआ है PE साइन थीटा, ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर हम A क्रॉस B लिखें तो उसे क्या बोलेंगे? AB साइन थीटा बोलते हैं। ये सदिश विश्लेषण में आप सभी को दिखाया गया था, सदिश गुणनफल इसे बोलते हैं। अगर दो सदिशों का अदिश गुणनफल हो, डॉट प्रोडक्ट इसे बोलते हैं, इसे क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। 11th जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है। अब मैं क्या बताऊं उनको, ये कोई 9th 10th 6th 7th की क्लासेस नहीं है। 11th 12th से बहुत लोगों का फ्यूचर डिसाइड हो जाता है कि वो फ्यूचर में इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा, कॉमर्स लिया है तो क्या बने, अकाउंटेंट बनेगा, वो उनका फ्यूचर डिसाइड होने लगता है। फिर भी अब 11th में नहीं पढ़ा तो इस गलती को सुधारा कैसे जाए? थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी है, कभी जरूरत पड़े तो आप 11th की क्लासेस का आप खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जहां अगर चर्चा की जाए तो उसको आप जाके खुद से पढ़ लो, इस ये कहते हैं स्वेच्छा से। बाकी अगर थोड़ा कहीं पर वो हो रहे हो तो मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, बाकी चीज आपको जरूर समझ में आएगी। इसी तरह मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा सकता हूँ, बाकी ज्यादा नहीं पढ़ा सकता हूँ। दो सदिशों का ये अदिश गुणनफल है। अदिश गुणनफल होता है AB cos थीटा, AB cos थीटा, ये सदिश गुणनफल। मतलब AB sin थीटा लिखा हुआ है तो उसे A क्रॉस B लिखा जा सकता है। ठीक वैसे ये PE sin थीटा लिखा है तो उसे टाउ इज इक्वल टू, क्योंकि ये सदिश राशि है टाउ, तो ये P क्रॉस E लिख सकते हैं। और इस प्रकार से वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ये इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, इस प्रकार से हम लोगों ने सारी चीजें सीखी थी। यस और नो? ठीक है, आप सभी कहेंगे यस सर। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स
घन कोण, ये सब के बारे में हम लोग सीखे थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक, वैद्युत फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, या फिर कह लो फाई इज इक्वल टू समाकलन ई डी ए लिख लो, या समाकलन समाकलन हटा दो ई ए कॉस थीटा लिख लो, या इसे ही वेक्टर ई डॉट ए लिख सकते हो क्योंकि ई ए कॉस थीटा लिखा है। ये सारे सूत्र हम लोगों ने सीखे थे। घनकोण का सूत्र सीखा था डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए थीटा अपान में आर स्क्वायर। लेकिन जब थीटा बराबर 0 हो, जब थीटा बराबर 0 तो डी ओमेगा बराबर डी ए अपान में आर स्क्वायर भी हम लोगों ने प्रूफ किया था। ये घनकोण से संबंधित मैंने बताया था। क्षेत्रफल सदिश भी आप सभी को यही से सिखाया गया था। यहीं पर वैद्युत फ्लक्स का आप लोगों ने इसे फाई से डिनोट करते हैं। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला गॉस की प्रमेय से पढ़ा था, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है गॉस की प्रमेय? गॉस की प्रमेय होती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये चीज याद रखिएगा, ये गॉस की थ्योरम है। ये क्या है? तो गॉसियस थ्योरम है, गॉस की प्रमेय है। इसे क्या बोलते हैं? गॉस की प्रमेय बोलते हैं। ये चीज मैंने बताई थी, गॉस की प्रमेय। आपका थोड़ा सा मन में डाउट होगा, क्या सर फ्लक्स धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है? जी हाँ, फ्लक्स दोनों प्रकार का हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। किसी बंद पृष्ठ से बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? धनात्मक, और बाहर निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो दोनों के लिए हम वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रवेश करने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? उसके लिए दिशा भाई दिशा निकालने के लिए आप रटिए नहीं। ये मान लो कोई आवेश है Q और इसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा मान लो धनावेश है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व बाहर की ओर, पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा बाहर की ओर होगी। तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर 180 डिग्री। तो प्रवेश करने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। कब प्रवेश करने वाला फ्लक्स ऋणात्मक कब होगा? जब ये धनावेश है। ये क्या है? धनावेश, क्योंकि इससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर चलेंगी, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर। इस पृष्ठ में क्या होगी? बाहर ऐसे जाएगी वैद्युत क्षेत्र। तो अगर हम किसी पृष्ठ पर लेंगे, किसी बिंदु पर, मैंने ये सिखाया था, पूरा डेरिवेशन किया था कि किसी बंद पृष्ठ से अगर आवेश बाहर हो तो रटिएगा नहीं, तो आवेश धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर ऋणावेश होगा तो फिर प्रवेश करने वाला अलग हो जाएगा। तो धनावेश भी हो सकता है फ्लक्स, और ऋणावेश भी हो सकता है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ईडीए से निकाल सकते हैं। इसके कई मात्रक हम लोग निकाले थे। ई का मात्रक क्या होगा भाई? मात्रक की अगर हम चर्चा करें, बहुत पूछा जाता है ये मात्रक की अगर चर्चा करें, तो ई का मात्रक भाई न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, और इंटू का ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। मैंने एक बताया था कि अभी आगे आने वाला जो चैप्टर है वैद्युत विभव, वैद्युत विभव में जो चीज सीखोगे वो ई बराबर वोल्ट प्रति मीटर, वी अपान में डी, तो इसलिए इसका मात्रक वोल्ट इंटू मीटर भी हो जाएगा। वोल्ट इंटू, क्योंकि वोल्ट प्रति मीटर लिखोगे तो 1 मीटर से 1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वोल्ट इंटू मीटर भी इसका एक सूत्र हो जाएगा, सॉरी मात्रक हो जाएगा। इसके हम लोग इस प्रकार से सीखे थे। अब गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन भी हम लोग सीखे थे। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस क्या हैं? तो अनंत लंबाई के आवेश के कारण 3 हम लोगों ने एप्लीकेशन सीखे थे। 3 का है, 4 हम लोगों ने एप्लीकेशन सीखे थे। जल्दी से बताओगे। एक तो अनंत लंबाई के आवेश के कारण उत्पन्न, अनंत लंबाई का एक रेखीय तार जिस पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है, तो उससे r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी? तो हम कहेंगे E इज इक्वल टू 1 अपान में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान में r, ये पढ़े थे। या इसी को हम लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे गुणा, तो ये 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन गया 2 लैम्डा अपान में r। ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि इसकी हमें वैल्यू पता होती है, न्यूमेरिकल हल करने में आसानी हो जाती है, और ऐसा न्यूमेरिकल हमने हल करके भी सिखाया था। दूसरा प्यारे बच्चों, अनंत विस्तार वाली समतल चादर प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसकी वैल्यू आई थी E इज इक्वल टू सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट। और फिर हम लोगों ने 2 समांतर प्लेट रखी या अनंत विस्तार वाली चादरें रखी, उनको समांतर रखा, तब उनके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर दोनों प्लेटें क्या हों, दोनों प्लेटें धनावेशित हों, दोनों प्लेटें धनावेशित हों, तो बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मान लो ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, यहां तो एक ही प्लेट थी, एक ही प्लेट में बहुत सारा आवेश फैला हुआ है, ये एक ही प्लेट,
ये चादर थी, जबकि ये एकांक अनंत लंबाई का अनंत लंबाई का तार था। ये प्लेट है कोई, ये दो प्लेटें हैं जिन पर आवेश फैला हुआ है, ये दो प्लेटें हैं, ठीक है, दो प्लेटें हैं जिन पर आवेश फैला हुआ है। तो प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस प्लेट के कारण भी वैद्युत क्षेत्र इधर ही जाएगा, दूसरी प्लेट के कारण भी वैद्युत क्षेत्र इधर ही होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिकर्षित करेगा ना, यहां आवेश रखो तो ये प्लेट भी बाहर ढकेलेगी, ये प्लेट भी बाहर ढकेलेगी, क्योंकि धनावेशित दोनों प्लेटें हैं। तब यहां पर वैद्युत क्षेत्र E1 और E2 इसके बराबर दो बार जोड़ेंगे तो E बराबर 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आएगा। जबकि बीच में वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा? 0, क्योंकि एक वैद्युत क्षेत्र इधर, एक वैद्युत क्षेत्र इधर। तो हम लोगों ने इसको भी प्रूफ किया था, पूरा डेरिवेशन किया गया था। इसके बाद गोलीय खोखले गोलीय कोष के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया था, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया था। E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R²। और अगर प्यारे बच्चों इसे हम पृष्ठ पर निकालें तो कैपिटल R², यहां पर पृष्ठ की त्रिज्या के बराबर आया था। गोली कोष के भीतर जो होता है वो E बराबर 0 होता है। और अगर सिग्मा के रूप में हम इसे Q = सिग्मा अपान में A, इस प्रकार से हम लोग सिग्मा = Q अपान में A, तो Q = सिग्मा A लिख करके इसे हम हल करते हैं तो E = आता है सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। ये सारे सूत्र आप सभी को डेरिवेशन करवाए गए थे, ये सभी आप सभी को बताए गए थे। तो ये इस प्रकार से 2 चैप्टर का कंप्लीट आप सभी को बता दिया गया है। क्या? वन शॉट। एक तरह से मैंने फार्मूले की चर्चा की है, बहुत सारी चीजें बतानी थी, अगर डेरिवेशन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आइए बात करते हैं प्रश्न लिखना कैसे सीखें। ठीक है, आइए देखो, सब्जेक्टिव प्रश्न कुछ इस प्रकार से, आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दें, इसके एसआई मात्रक को लिखें। तो उत्तर आपसे पूछा गया, सीधे सीधे आपसे पूछा क्या गया, आवेश के घनत्व की परिभाषा दें। तो परिभाषा क्या होती है? प्रति इकाई आयतन में आवेश, प्रति इकाई आयतन आवेश को, यहां पे देखो इस सूत्र से आप बनाइए, यहां पर कंप्यूटर टाइपराइटर महोदय ने दोबारा रिपीट कर दिया है। प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश को, आयतन में, यहां पर देखो मैं थोड़ा सा इसको कलर करके समझा दे रहा हूं, परेशान ना हो भाई। प्रति इकाई आयतन हाँ देखो, प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित, ठीक है, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P नहीं है, ये रो है। ठीक है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रो, याद रखिएगा, द्वारा सूचित करते हैं। रो बराबर होता है Q अपान में V, रो बराबर क्या होता है? रो बराबर होता है Q अपान में V। अरे याद रखो, मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था, आयतन आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा = Q अपान में, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा = Q अपान में L। ये रेखीय आवेश घनत्व, ये पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, रेखीय आवेश घनत्व मतलब किसी तार की लंबाई होती है, और किसी वस्तु का अगर आयतन 3D वस्तु है तो उसका आयतन होगा, तो यहां पर हो जाएगा क्या? उसका आयतन आवेश घनत्व Q अपान में V। ठीक, इसका मात्रक क्या होगा? तो आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति क्यूब, आवेश का मात्रक कूलाम, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। इस प्रकार से उत्तर दे देना है। नेक्स्ट है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? तो इकाई धनात्मक आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र में कूलाम बल का जो शक्ति होती है उसे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब ऐसा ये क्वेश्चन बैंक में लिखा हुआ था, इसीलिए सर ने वैसा लिख दिया। आप चाहो तो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके वही लिख सकते हो जो अभी मैंने सिखाया था, E बराबर F अपान Q0 से निकाल करके। Q0 को जरूरी नहीं कि आप यही लिखोगे, रटोगे, रट करके जाओगे, उत्तर लिखोगे तो आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। नहीं, एग्जामिनर अच्छे नंबर आपकी भाषा अलग लिखोगे तब आपको नंबर देगा, जो आपने अच्छे से लिखा है। ठीक, ये तो रटी रटाई होगी और ये भूल जाओगे, पक्का भूल जाओगे। इसलिए इसको आप एक Q0 बराबर 1 मानेंगे तो E बराबर क्या आएगा? F आएगा। तो हम कहेंगे कि इस आवेश, ये कोई आवेश रखा हुआ था, इस आवेश का ये चारों ओर वैद्युत क्षेत्र था। ठीक, हम लेकर के गए Q0 को, लेकिन Q0 को क्या माना? 1 माना। तो हम कहे किसी बिंदु आवेश या किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र के
भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक कूलाम का, क्योंकि इसको एक माने हैं, एकांक कूलाम का धन परीक्षण आवेश, इसे धन परीक्षण आवेश कहते हैं। एकांक कूलाम का धन परीक्षण आवेश जितने वैद्युत बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि F बराबर E है। F बराबर क्या है? E हो गया। इस प्रकार से आप डिफाइन करना है। E बराबर F अपान क्यू नॉट, इसका क्या हो गया? सूत्र हो गया। मात्रक लिखना है, न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर लिखाई दिया, समझाई दिया। आगे देखो, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? मैंने क्या समझाया? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, बस इसे स्थानांतरित किया जा सकता है। लिख सकते हो, किसी पृथक्कृत निकाय में कुल आवेशों का बीजगणितीय योग नियत रहता है, अर्थात ब्रह्मांड में कुल आवेशों का बीजगणितीय योग नियत रहता है। जी हाँ, मतलब आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, बस इसे स्थानांतरित किया जा सकता है, अर्थात आवेश कहीं पर भी हो उसका बीजगणितीय योग नियत रहता है। अभी मैंने सिखाया भी, लिखाया भी था। बीजगणितीय योग का मतलब Q1 Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बराबर, मैंने कहा था, कांस्टेंट। और बीजगणितीय योग क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये अदिश राशि है ना कि सदिश राशि है। अगर सदिश राशियां होती तो हम बोलते सदिश योग नियत रहता है, ठीक है, फिर बीजगणितीय योग नहीं बोल सकते थे, फिर सदिश योग नियत रहता है, हम ये शब्द प्रयोग में लाते हैं। अगला, दो समान बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए। दो समान बिंदु आवेश मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा पॉजिटिव, ठीक। जब, अब देखो इसका उत्तर कैसे देना है, जब दो आवेश धनात्मक हो, जब दोनों आवेश धनात्मक हो। हमसे क्या कहा है प्रश्न में? प्रश्न की भाषा को समझ लो। प्रश्न की भाषा में कहा गया है दो समान बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं खींचें। दो समान बिंदु आवेश, तो दो समान में हम पहले लिख रहे हैं कि दोनों आवेश धनात्मक हो, तो ये लो दोनों आवेश धनात्मक ले लिए। अब धनात्मक क्या होगा? चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, क्यू नॉट को छोड़ेंगे तो इन दोनों से बराबर बाहर की ओर बल लगेगा। जैसे ही छोड़ेंगे तो वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से बाहर की ओर वैद्युत बल रेखाएं होंगी। वैद्युत बल रेखाएं किधर होंगी? बाहर की ओर वैद्युत बल रेखाएं होंगी। ये दोनों आवेश भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को मिला नहीं रही होंगी, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर जा रही होंगी। इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं दूर जा रही होंगी, वैद्युत बल रेखाएं क्या जा रही होंगी? दूर जा रही होंगी। ये इस प्रकार से कभी भी इसके नजदीक आने का प्रयास नहीं करेंगी, ये वैद्युत बल रेखाएं होंगी। इसी प्रकार आप यहां ऋणावेश मान करके दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, जब दोनों आवेश ऋणात्मक हो, जब दोनों आवेश ऋणात्मक हो, दोनों आवेश क्या हो? ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हो। इसको आप स्वयं से करिए, इसको आप स्वयं से करिए। चित्र ऐसे ही बनाना है, बस ऋणात्मक कर देना है। स्वयं से चित्र बनाना है, बस ऋणात्मक कर देना है, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार परावैद्युत शक्ति एवं आपेक्षिक परावैद्युतांक को समझाइए। परावैद्युत शक्ति वह महत्तम वैद्युत क्षेत्र जिसमें परावैद्युत बिना शक्ति क्षय कार्य करता है को परावैद्युत शक्ति कहते हैं। इसकी इकाई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। इसके लिए परावैद्युत शक्ति, सापेक्षिक विद्युतशीलता, हमने आपेक्षिक विद्युतशीलता और परावैद्युतांक सब लिखा दिया है और उन्हीं के उत्तर लिखे। दो आवेशों के बीच लगता हुआ कूलाम बल निर्वात में माध्यम में उनके अनुपात को क्या कहते हैं? सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट आर। वही चीज लिखी हुई है, रिलेटिव परमिटिविटी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ये भी अभी समझा ही दिया है, उसका पूरा उत्तर लिखा हुआ है। ये पीडीएफ प्यारे बच्चों आप सभी को भेज दिया जाएगा, किसमें? तो आपके पैनल पीडीएफ में पहुंच जाएगा। और कुछ ये धारावाही चालक की तीव्रता को परिभाषित कीजिए, सब आराम से लिखा हुआ है। विद्युत आवेश के दो मौलिक गुण, तो आवेश अपरिवर्तनीय है, मतलब आवेश बदलता नहीं है, और आवेश का क्वांटीकरण, दोनों मैंने गुण सिखाए ही हैं। आवेश के गुणधर्म उन्हीं से लिखे गए हैं। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करके अभी समझाया, दोनों को मात्रक लिख करके दिखाया, तो आप लिख सकते हो, ठीक। अब देखो, ओके, ठीक है। चले प्यारे बच्चों, यहाँ पर विद्युतशीलता का मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए, विमीय सूत्र और मात्रक लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं, लिख सकते हैं। और देख लें भाई, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न आ गया। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? एक वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो पहले आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखें। ये देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखी हुई है। फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण, यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण। उत्तर ऐसे ही लिखना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन एक्सियल पोजीशन, ऐसे लिखेंगे। और फिर आप वैद्युत द्विध्रुव बनाइए, वैद्युत द्विध्रुव बनाइए, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। बीच की टोटल दूरी कितनी, स्मॉल आर, सॉरी बीच की दूरी कितनी 2l, ठीक। ये कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी। अब इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, मैंने पूरा डिटेल, आप वही चीज, ये पूरी हेडिंग देखोगे मैंने वैसे ही बनाया है, आप पैनल पीडीएफ में जा करके इसको देख लेना, वही उत्तर पूरा लिखना है। ये चीज आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P पर अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लो, फिर प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लो, दूरी निकाल लेना। यहां से दूरी टोटल कितनी बताई गई थी, ये आर है मध्य बिंदु से, क्योंकि कोई भी गणना मध्य बिंदु से करेंगे तो मध्य बिंदु से आर टोटल कितनी, ये एल और एल होगी। ये कैसे होगी मैंने सिखाया भाई, ये आधी दूरी एल, आधी दूरी एल, तभी तो बीच की दूरी 2l है। मध्य बिंदु से गणना कर रहे हैं तो इतनी टोटल दूरी कितनी होगी, ये एल, ये इतनी आर, तो हो जाएगी आर प्लस एल हो जाएगी। अब माइनस से तो ये आर और एल घटा दीजिए तो ये आर माइनस एल हो जाएगी ये दूरियां। तो माइनस क्यू के कारण प्लस क्यू के कारण एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ए इक्वल टू के क्यू अपान में आर स्क्वायर। एक आएगी आर माइनस एल स्क्वायर, एक आएगी आर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा जरूर निकाल लेना। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं भाई, इस बिंदु पर देखो क्यू नॉट को रख के, ये क्यू नॉट किस दिशा में गति कर रहा है, तो हम कहेंगे कि माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, तो E1 इस दिशा में हो गया। और प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये यहां पर कम प्रभाव डाल पाएगा, लेकिन ये प्लस है, ये भी पॉजिटिव होता है तो ये इसको दूर ढकेलेगा, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर। अब देखो कौन बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, देखो इसका प्रभाव यहां पर कम होगा, इस आवेश का प्रभाव यहां ज्यादा होगा, ये ज्यादा बल लगाएगा, इसलिए E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 इज ग्रेटर देन E2। कई लोग इसको ऐसा समझा देते हैं कि R प्लस एल और R माइनस एल ये छोटा बड़ा होता है, ऐसे नहीं बताया जाता भैया, गलत बताते हो आप। ये बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है कि कौन अधिक प्रभावकारी होगा, कहां पर वैद्युत क्षेत्र अधिक प्रभावकारी होगा। इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र यहां पर अधिक प्रभावकारी होगा, इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कम प्रभावकारी होगा, ठीक है। इसलिए कौन बड़ा हुआ, तो E1 बड़ा हुआ E2 से, इसलिए E2 माइनस E1 करेंगे, क्या करेंगे, सॉरी E1 माइनस E2 करेंगे, E1 माइनस E2 करेंगे, हल कर लेंगे, ठीक है। ये दूरी अलग अलग होगी, R प्लस एल आएगा एक में आएगा R माइनस एल, E1 और E2 का निकाल करके हल कर लेते हैं, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। एल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, एल स्क्वायर बराबर 0 होगा। बहुत सारी चीजें बताई गई थी, टाइम बहुत ज्यादा हो गया और केमिस्ट्री वाले सर नाराज भी हो जाएंगे, आप लोग परेशान ना हो भाई। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत आभार आप सभी के साथ जुड़े रहने के लिए, हृदय तल से धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसी के साथ आज से आपका ये वीडियो लेक्चर खत्म हुआ, कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ आप सभी को आना है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। खुश रहें, मस्त रहें और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वंदे मातरम।